तो ये है हमारा ग्रामर का सेशन, जिसमें हम जीडी में आने वाला जो आपका जो अ, तीन पार्ट्स होते हैं एमसीक्यूज के। फर्स्ट पार्ट आपका जो है इंफॉर्मेशनल बेस होता है, इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट बेस होता है। सेकंड पार्ट फिक्शन बेस होता है। और थर्ड पार्ट जो है वो ग्रामर बेस होता है। ग्रामर के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि ग्रामर जो है टोटल कंटेंट का 30% कवर करती है। और इसमें एमसीक्यूज जो हैं वो 10 to 12 एमसीक्यूज आते हैं। बाकी ये है कि इट्स नॉट फिक्स एमसीक्यूज। आपके एग्जाम में कुछ भी हो सकता है आपको 3 से 4 एमसीक्यूज आए। लेकिन यह है कि पैटर्न में, अकॉर्डिंग टू पैटर्न 10 to 12 एमसीक्यूज आने चाहिए। वो पैटर्न्स जो जीईडी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर में आपको ये बताते चलेंगे, सबसे पहले तो इसमें हमने नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट को स्टडी करना है। नाउन आप जानते हैं नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, और प्रोनाउन जो होता है वो स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडियाज के नेम होते हैं। और जो कॉमन नाउन होते हैं वो जनरल नेम्स होते हैं। और उसके बाद हम प्रोनाउन की बात करेंगे। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं। एंटीसीडेंट उस वर्ड को कहा जाता है जो प्रोनाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि जो प्रोनाउन को अपनी प्लेस देता है। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है, स्टीवन लॉस्ट हिज एड्रेस बुक, इट हैड्स मेनी इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स। तो यहाँ पर एड्रेस बुक जो है वो हमारा एंटीसीडेंट है। अब यहाँ पर आपको बताना ये है कि प्रोनाउन की 4 टाइप्स हैं जो आपने, देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। फर्स्ट जो है वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जो, लाइक स्टीवन कार्ड होम ही वॉज वेरी वरीड। अब स्टीवन जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रोनाउन में चेंज हो रहा है तो दैट्स वाई इस प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में ये एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। एड्रेस बुक एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको प्रोनाउन में चेंज किया गया तो फिर ये वाला प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। और यहाँ पर अगर आप नीचे जाकर देखें तो इस तरह की फिल इन दी ब्लैंक्स एग्जाम से रिलेट नहीं करती, सो हम इस पे काम नहीं करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में भी नेक्स्ट लेसन में हम लोगों को मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम प्रोनाउन की रिमेनिंग 2 काइंड्स पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन वो होता है, अच्छा इसमें आपको सिंपल वर्ड्स में बताओ। ही शी इट जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके अलावा सारे प्लूरल प्रोनाउन है। आई वी दे यू सारे प्लूरल प्रोनाउन है, और प्रोनाउन होते ही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमारी आउट ऑफ द, आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस है, जो ये वो चीज जो हम नॉर्मली फोकस्ड नहीं है, आउट ऑफ द फोकस कह सकते हैं इसको। तो वो ये है कि हम नॉर्मली ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, कलेक्टिव नाउन को हम मोस्टली जो है वो एज प्लूरल सब्जेक्ट डील करते हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन को हमेशा हमने एज सिंगुलर सब्जेक्ट डील करना है। कलेक्टिव नाउन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी ग्रुप, किसी भी एनी काइंड ऑफ ग्रुप कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ग्रुप नेम, एनी काइंड ऑफ ग्रुप नेम इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर आप देखें कंपनी, जूरी, फैमिली, टीम, कमेटी, यूनियन, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पर देखिए कमेटी लिखा है तो यहाँ पर इसके साथ दे नहीं आएगा, इट आएगा। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आउट ऑफ द फोकस थी, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और यहाँ पर ये मैंने थोड़े प्रोनाउन के जितने भी प्रोनाउन पॉसिबल प्रोनाउन है वो सारे दिखा दिए आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा प्रोनाउन में कोई ऐसा प्रोनाउन जो आपकी नज़र से अभी नहीं गुजरा वो भी आ जाए। और इसके अलावा यहाँ पर हाँ जी, इस तरह की प्रैक्टिसेस आती हैं भाई। ये देखें एग्जाम्स में ग्रामर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, इंस्टेड चिल्ड्रन पेरेंट्स एंग्री, इंस्टेड विल लर्न ओनली दैट दे शुडंट मेक वंस पेरेंट्स एंग्री। यहाँ पर वंस पेरेंट्स शुडंट मेक वंस पेरेंट, विल हैव लर्न, विल लर्न
विल लर्न ओनली। आपके नजदीक यहाँ पर जुहेब, आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे इन चारों में से? यहाँ पर लगाने के लिए विच ऑप्शन यू विल चूज? मोइज, आप कौन सी ऑप्शन चूज करने वाले हो? एक सेकंड, मैं पढ़ रहा हूँ। एहतेशाम, आपको तो सही आंसर पता है ना मेरे ख्याल से? यस मैम। पता है? डू यू नो राइट ऑप्शन? मैम 7 का या 8 का पूछ रही हैं? 7 का। मुझे यस पता था। मैम पता 7 का राइट है। ऑप्शन पता मैम था। ये मैंने आपके साथ पहले भी ये लेसन पढ़ा हुआ है। आई आई नो। तो फिर मोइस कौन सा ऑप्शन चूज किया है? डी मैम। और जुहेब आपने? जुहेब? यस, डी। डी ऑप्शन चूज किया है। लेकिन मोइज, आपने डी ऑप्शन क्यों चूज किया है, बताओगे आप मुझे? जी मैम, अपने पेरेंट्स को गुस्सा नहीं दिलाना, दूसरे के पेरेंट्स का क्या करना। It means that you are allowed to make angry other parents. Okay. यस मैम, आई डोंट केयर अबाउट देम। Okay, this is lesson number 2, forms and tenses। और इसमें अच्छा जी, यहाँ पर आपको वर्ब की टाइप्स बताने जा रहे हैं। वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो ईडी का पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइक लुक, लुक्ड, लुक्ड। और इसमें इस लेसन में आपको ये भी मीन्स बताया गया है कि आपको अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, आपको अकॉर्डिंग टू द टेंसेस आपको वर्ब के बारे में केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, पार्टिसिपल में आईएनजी यूज होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, और पास्ट और परफेक्ट में ईडी यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। तो ईडी का पैटर्न वाले जो वर्ब होते हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो है वो ये सिंगल एमसीक्यूज है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो, दिस इज एन एग्जांपल। और दूसरी टाइप होती है वर्ब्स की इररेगुलर वर्ब। ऐसे वर्ब जो ईडी का पैटर्न फॉलो नहीं करते उसको इररेगुलर वर्ब बोलेंगे। और इररेगुलर वर्ब की एक लिस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इररेगुलर वर्ब के बारे में डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो है वो सेम सेम प्रोसीजर है जैसे लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि ये एक एग्जांपल है ये क्वेश्चन की। और उसके बाद अच्छा, ये बात यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया गया ना ये एडिशनल है, एग्जाम में इस तरह पैराग्राफ के साथ ग्रामर के क्वेश्चन नहीं आते, एज इट इज आते हैं। और लेसन नंबर 3 में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रीड करने वाले हैं। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने वर्ब को यूज करना होता है। जिस तरह प्रेजेंट टेंस में जो है इंडेफिनेट में हम ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम ये करते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और कलेक्टिव नाउन के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन का जो वर्ब होगा वो आपने सिर्फ वर्ब ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब को भी सिंगुलर यूज करना है। लाइक यहाँ पर उसमें एग्जांपल दिए, इज, आर्मी इज, चर्च और सिंग्स। ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें थोड़ा ये आपने चीजें छोटी छोटी हैं जो माइंड में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जैसे एवरीबॉडी, एवरी, नोबडी, अदर, ईदर, नीदर, ये सारे जो हैं ये सिंगुलर काउंट होंगे। अच्छा, समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं अ, सेवरल, अ फ्यू,
होने की वजह से इनको सिंगुलर डील कर जाते हैं, बट नो, नॉट एट ऑल, सेवरल, फ्यू, मैनी विल बी डील एज अ प्लूरल प्रोनाउन। और ये जो एनी, मोस्ट, पार्ट जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकता है। और यहाँ पर आप इसकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताना है कि हैव हेयर्ड आएगा, हैविंग हेयर्ड आएगा। अच्छा, आपको इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि ये जो है ना वर्ब से रिलेटेड जो आपको एमसीक्यूज आते हैं, वो आपको सेंटेंस पर, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस खुद आपको बताएगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ब आना। लाइक मोस्ट ऑफ अस, airplane noise that is so loud is sounds like an explosion। तो इस जो है वो हमें बता रहा है कि ये बेसिकली पार्टिसिपल का सेंटेंस है, तो डेफिनेटली इसमें हम वो वाला ऑप्शन यूज करेंगे जहाँ पे आई एन जी आया है। तो ये जो है इसी तरह आपने जो है सेंटेंस पर फोकस करने की जरूरत है, अदरवाइज दैट्स ऑल ओके। और उसके बाद कंपाउंड सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट को आपको सिंपली बताऊंगी कि कंपाउंड सब्जेक्ट काफी तरह के होते हैं। लाइक यहाँ पर दो तीन एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर दी हुई है, हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ट्राइसिया एंड हर सिस्टर, ट्राइसिया एंड हर सिस्टर ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। अच्छा, कंपाउंड और सीरीज ऑफ सब्जेक्ट में ये डिफरेंस होता है कि कंपाउंड में सिर्फ दो सब्जेक्ट होते हैं और सीरीज में एटलीस्ट तीन सब्जेक्ट होंगे। तो कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कंपाउंड में कभी भी कॉमा नहीं लगाना आपने, कॉमे से तो कंपाउंड सब्जेक्ट में, कंपाउंड सब्जेक्ट में कॉमे से अवॉइड करना है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि वो कंपाउंड सब्जेक्ट जिसमें एंड यूज हुआ है सिर्फ उसको प्लूरल डील करना है। अदरवाइज एंड के अलावा आपके पास किसी भी तरह का कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाता है, आपने उसको सिंगुलर ही डील करना है। लाइक हेल्थ एड और अ नर्स, यहाँ पर विजिट्स आया, विजिट्स आपको बता रहा है कि ये इसको सिंगुलर डील किया गया है। नेदर द सिस्टर नोर द ब्रदर हैज, अगर हम इसको प्लूरल डील करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली हैव आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं जनाब इंटरप्टिंग वर्ड्स को देखने। इंटरप्टिंग वर्ड्स जो हैं वो अच्छा, इंटरप्टिंग वर्ड्स ये होते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, उसकी वन टू वर्ड्स में हम डिस्क्रिप्शन जब सेंटेंस के अंदर ही ऐड कर देते हैं तो वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इंटरप्ट कर देती है, और इसलिए हम उनको इंटरप्टिंग वर्ड्स बोलते हैं। और इस ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है इसको ए पॉजिटिव्स बोलते हैं। लेकिन ये जो इंटरप्टिंग वर्ड्स है ना, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, ए पॉजिटिव्स पर बाद में नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। इंटरप्टिंग वर्ड्स जो है यहाँ पर देखें, द मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, ये आपका सब्जेक्ट था, आपने इसके बारे में बात की और फिर आगे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। अब जो आपने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड की है, प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, ये इंटरप्टिंग वर्ड्स है। इंटरप्टिंग वर्ड्स के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि इंटरप्टिंग वर्ड्स को हमेशा हमेशा कॉमास में इंक्लोज किया जाता है। जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे, ये देखें, डॉक्टर सिल्वा, ये हु इज द वन ऑफ सर्जन, आप देख रहे हैं ये कॉमा से इसका इंटरप्टर स्टार्ट हो रहा है और इंटरप्टर जो है वो कॉमा पर ही एंड हो रहा है। और इन्वर्टेड स्ट्रक्चर के बारे में तो हम जानते हैं ना कि इन्वर्टेड स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें जब हमारा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर में जाएगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेटली। उसमें या तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा एक्चुअली, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा। तो ये जो है यहाँ पर हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट और वर्ब का जितना भी सीन पढ़ना था वो पढ़ लिया, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब खत्म हो गया। अब हम नई स्टोरी की तरफ जा रहे हैं। नई स्टोरी की तरफ आते हुए आपको ये बात बतानी है कि जो प्लेसमेंट ऑफ कॉमा है, प्लेसमेंट ऑफ कॉमा कवर्स द 50% ऑफ होल ग्रामर। क्योंकि हमने पूरी ग्रामर में कॉमास की 7 प्लेसमेंट्स स्टडी करनी है। 7 प्लेसमेंट्स में हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा जो है
जो कंजक्शन यूज होता है वो हमेशा कॉमा के बाद आती है। जैसे यहाँ पर देखें, कंपाउंड सेंटेंस में पहले कॉमा आएगा फिर कंजक्शन आएगी, पहले कॉमा आएगा फिर कंजक्शन आएगी। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में कॉमा यूज होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट में कॉमा यूज नहीं होता। तो इस बात का यहाँ पर हमने ख्याल रखना है। अच्छा, अब आपने जो है ना प्लेसमेंट्स काउंट करते जाना कॉमा की। फर्स्ट प्लेसमेंट भाई स्टडी कर लिया हमने, ओ सॉरी दूसरी भूल गई थी एक रह जानी थी। कंपाउंड में पढ़ा है तो कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ना था। कॉम्प्लेक्स में भी तो हम लोग यूज करते हैं ना, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें अगर हम कंजक्शन से स्टार्ट करते हैं तो सेंटर में कॉमा आता है। भाई दो प्लेसमेंट्स हो गई हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस में कॉमा की प्लेसमेंट और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉमा की प्लेसमेंट। हाँ, अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड में ये है कॉमास आफ्टर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। उसमें ये होता है कि आप वर्ड्स, इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद हमेशा कॉमा आएगा। जब आप किसी भी वर्ड को से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड से, जिसके बाद आपको एक्सप्लेन करना पड़े व्हाई यू हैव स्पीक दिस वर्ड, तो वो इंट्रोडक्टरी वर्ड होगा और उसके बाद आपको कॉमा बोलना पड़ेगा, सॉरी लिखना पड़ेगा, मतलब पहचानना पड़ेगा। और इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के बाद भी कॉमा आता है, जो हम फ्रेजेस बोलते हैं उसके बाद भी कॉमा आता है, और उसके बाद जो है इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस के बाद भी कॉमा आता है। तो यहाँ पर हमने कॉमा की थर्ड प्लेसमेंट को पढ़ लिया है। यहाँ पर प्रैक्टिसेस में ये देखें जी, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर ये बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस है और आपने पहचाना है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा कंजक्शन से पहले कॉमा आएगा, तो इसलिए इसका फर्स्ट ए ऑप्शन ही ठीक होगा। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं कॉमास इन सीरीज। ये हमारे कॉमा की है फिफ्थ प्लेसमेंट। सीरीज में, अच्छा सीरीज में हम लोग जानते हैं कि सीरीज में एटलीस्ट 3 से 4 जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने सीरीज में लिखने होते हैं। बस हम मिस्टेक इसमें ये करते हैं कि जहाँ पर एंड आता है ना, हम उसके साथ कॉमा नहीं लिखते। हम सोचते हैं कि यहाँ पर एंड आ गए, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, लेकिन एंड से पहले भी कॉमा आएगा। तो ये बात हमने याद रखनी है कि कंपाउंड सेंटेंस में एंड के साथ कॉमा आएगा, लेकिन कंपाउंड सब्जेक्ट में एंड के साथ कॉमा नहीं आता, और सीरीज में भी एंड के साथ कॉमा आता है। जैसे यहाँ पर देखें, एंड और एंड, कॉमा और फिर एंड, यहाँ पर भी कॉमा और फिर एंड। अब बात आ गई है ए पॉजिटिव्स की, जो हम पीछे बात करके आए थे ना इंटरप्टर की। ये वही इंटरप्टर हैं बेसिकली। वो जो इंटरप्टर, वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को इंटरप्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरप्टर ये है एन एक्सपीरियंस्ड राइटर, यहाँ पर अ लोकल कम्युनिटी कॉलेज, ये इंटरप्टर है। इसको हम कॉमास में क्लोज करेंगे अगर आप ये कहें कि ये विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव्स। तो यहाँ पर हमने कॉमा की पढ़ ली है फिफ्थ प्लेसमेंट। अच्छा जी, उसने कहा है कि कॉमे को आपने अवॉइड करना है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले कॉमा नहीं लगाना, वर्ब के साथ कॉमा आता ही नहीं है, ये इस बात का। कंपाउंड सब्जेक्ट में कॉमा नहीं लगाना, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में कॉमा नहीं लगाना। ये बात उसने कहा है कि आप अपने माइंड में फिक्स कर लो। और ये देखें जी, ये इसकी एग्जाम्पल्स भी हैं। जब आपको चैप्टर नंबर 8 और 9 का टेस्ट मिलेगा, जब आप वो करेंगे तो तब तो आपकी वो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इसके टेस्ट काफी लेंथी हैं। अच्छा जी, अब हम सिक्स्थ प्लेसमेंट ऑफ कॉमा पढ़ने जा रहे हैं पोजेसिव्स के अंदर। पोजेसिव्स में जो कॉमा यूज होते हैं, कॉमास यूज होते हैं, उनको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। और यहाँ पर आपने पोजेसिव्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। जिस तरह प्रोनाउन 4 टाइप्स के होते हैं, उसी तरह पोजेसिव्स भी 4 टाइप्स के होते हैं। पोजेसिव नाउन में हम जानते हैं कि एस अपोस्ट्रोफी और एस आता है। पोजेसिव प्रोनाउन में हमेशा जो है एस के नीचे अपोस्ट्रोफी आती है, क्योंकि प्रोनाउन नॉर्मली एस पर ही इंक्लोज होते हैं, तो इस वजह से उनके साथ भी कॉमा आएगा लेकिन नीचे। एक्चुअली पोजेसिव में आपने सिर्फ कॉमा की प्लेसमेंट देखनी है कि कहाँ कहाँ पर आ रही है। तो सिंगुलर पोजेसिव, तो वो सिंगुलर पोजेसिव और पोजेसिव नाउन एक ही टाइप है।
उसके बाद आपने प्लूरल पोजेसिव पे जाना है। प्लूरल भी नॉर्मली एस पर इंक्लोज होते हैं, खत्म होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर पोजेसिव, प्लूरल पोजेसिव में और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन में कॉमा एस के नीचे आएगा और प्लूरल पोजेसिव में कॉमा एस के ऊपर आएगा। बस ये प्लेसमेंट है इसकी। वैसे जुहेब पोजेसिव होता क्या है, ये तो मैंने बताया ही नहीं, आप बताओ। बस आइडिया नहीं क्या। मॉइज, आप बताओ पोजेसिव। मेरे ख्याल में उसकी जो पर्सनली उससे जो रेजोनेट हो रही होती है, अपने आप उसकी खुद की जो चीज़ है। यार पोजेसिव वर्ड से आपको अंदाजा हो रहा है ना। आप बात ठीक कर रहे हो मोइस, बिल्कुल ही जिसमें आप जिस चीज से आप पर्सनली रिलेट कर रहे होते हो। हाँ, जिस चीज के बारे में आप पोजेसिव होते हो, ये जो आप कहते हो ना, मेरी गाड़ी, मेरी चाबी, ये पोजेसिवनेस होती है। आपकी गाड़ी आपकी नहीं भी हो सकती है। जस्ट किडिंग। खैर, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन में जनाब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन में हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ रिलेट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब को उड़ाकर उसकी जगह पर कॉमा लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हेयर इज को हेयर्स, और देयर इज को देयर्स, और आई एम को एम, और हैवेंट, कुडंट, शुडंट, वॉन्ट, ये सारे जो हैं ये कॉन्ट्रैक्शन है। और ये कॉमा की सेवेंथ प्लेसमेंट थी, ये बात याद रखने की है यहाँ पर। और उसके बाद हम आ गए होमोनिम्स पे। तो यहाँ पर होमोनिम्स क्या होते हैं जोहेब? आपने एंटेनिम्स पढ़े, सिनोनिम्स पढ़े, और अब आप होमोनिम्स पढ़ेंगे, ये क्या? जुहेब ये देखो, होमोनिम्स मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन बताना आपने है मुझे कि होमोनिम्स होते क्या हैं। ये होते हैं होमोनिम्स। क्या होते हैं होमोनिम्स? बस ये सारे वर्ड्स होमोनेम्स हैं। यस। अच्छा, नॉर्मली आई थिंक हमने एट्थ या सेवेंथ स्टैंडर्ड में या मे बी नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड्स एक टर्म पढ़ी होती है, जिसमें ये होता है कि स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं पर साउंड सेम होता है। ठीक है, साउंड सेम जी होता है, स्पेलिंग्स और जी। मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इफेक्ट, इफेक्ट, तो वो साउंड जो है वो मिलता जुलता है, लेकिन मीनिंग्स और स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये होमोनिम्स होते हैं, ये भी आपके जो है कंटेंट का पार्ट है। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर चले, ये जो है ये प्रैक्टिस है इसकी। वैसे नॉर्मली जैसे यहाँ पर दो होमोनिम्स दिए गए हैं ना, या वहां पर होता है कि आपको जो है फोर सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं। तो आपको उसमें ये चेक करना होता है। अच्छा, आपको फोर सेंटेंसेस दिए हुए होंगे और आपको समटाइम ये क्वेश्चन किया जाएगा विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो उसमें सबसे पहले आपने जो चीज चेक करनी है वो आपने चेक करनी है प्लेसमेंट ऑफ कॉमा। अगर आपको प्लेसमेंट ऑफ कॉमर्स उसमें नहीं नजर आ रही, तो आपने क्या करना है, नॉट इट शुडंट, डोंट से दैट के प्लेसमेंट ऑफ कॉमा, आपने एक्चुअली उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है। क्या फुल स्टॉप ठीक जगह पे लगा हुआ है, और भी क्या क्वेश्चन मार्क इसके इस सेंटेंस के एंड पे आना था, क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है तो राइट है। तो ये आपने सबसे पहले उसमें प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना है, और लास्ट में आके आपने होमोनिम्स चेक करने हैं। ये तीन चीजें आप सेंटेंस में चेक कर लेंगे तो आपको आपका राइट सेंटेंस जो है आपके सामने आ जाएगा। बस ऐसे होमोनेम्स का ऐसे नहीं आएगा जैसे ये अभी आगे शो हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं वर्ड। आता। नहीं, ऐसे ओके। नहीं आएगा।
ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है। ओके गाइस, आज आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह जो है मैं आपको ये सारे पीडीएफ्स और टेस्ट शेयर कर दूंगी जो आपने मुझे सॉल्व करके शेयर करने हैं।